ये एक किस्सा दर्दनाक भी है और काबिल रश्क कि आज मैं जिस मंजर पे बैठा हूँ कि सब करम तेरा है आका के बात अब तक बनी हुई है। मैंने उसी वक्त इरादा किया अल्लाह पर भरोसा करके कि आज शाम मगरिब से पहले पहले मुझे नौकरी मिलनी चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम हैं पाकिस्तान के साबिक़ चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस रिटायर्ड इरशाद हसन खान साहब के साथ। आज हम इस हवाले से दो प्रोग्रामों का एक प्रोग्राम करेंगे 2 in 1। हमारा एक प्रोग्राम है पर्सनैलिटी मिरर और दूसरा प्रोग्राम है किताबें और मुलाकातें। इन दो प्रोग्राम को मिला के हमने एक कर लिया है। इस हवाले से आज हम जनाब जस्टिस इरशाद हसन खान साहब से बात करेंगे, इनकी शख्सियत के बारे में बात करेंगे और फिर इन्होंने एक पाकिस्तान की मुकम्मल तारीख़ इनकी शख्सियत में हमें मौजूद नज़र आती है। बड़े अरसे से फाल रहे हैं पाकिस्तान की अदलिया के हवाले से, पाकिस्तान की अदालतों के हवाले से, अदलिया के हवाले से और पाकिस्तान की सियासत के हवाले से भी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के अहदे तक पहुँचे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे और कायम मकाम सदर भी रहे। इनसे ज़्यादा पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, पाकिस्तान की अदलिया के हवाले से और दीगर मामलात के हवाले से मैं नहीं समझता कोई ज़्यादा जानता होगा। आज जनाब साजिद खान साहब के साथ मैं भी मौजूद हूँ। जज साहब से सवालात किए जाएंगे। सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं साजिद खान साहब। शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, आपकी बड़ी मेहरबानी। आपकी किताब असल में इरशाद नामा जो है वो आपके इरशादात पे मुबनी लगती है। मैंने इसे पढ़ा है और आपने खूब बयान की तारीफ और आपने बहुत इंसाफ किया उन हालात और वाक़या से जो गुजर गए। लेकिन इतने कठिन हालात गुजरने के बाद आपने इतनी अच्छी तरीके से किताब कैसे लिखी? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ लाए, मेहरबानी, और मुझे मौका दिया कि मैं भी अपने ख्यालात का इजहार कर सकूं, वरना मन आनम के मन दानम। देखिए, मुझे बहुत से लोग कहते थे, दोस्त अहबाब भी, बुजुर्गान भी, कि आपने बड़ी कठिन जिंदगी गुजारी और सारी जिंदगी आपकी जद्दोजहद में गुजरी और नौजवानों के लिए कुछ कर जाएं, उन्हें बताएं बिल्कुल कि आपने कैसी जिंदगी गुजारी, मुश्किल हालात को आसानी में कैसे ढाला और आपको कैसे कामयाबी हासिल हुई। लेकिन मैंने कहा कि ये बहुत मुश्किल काम है। तो इस अरसे में 10-12 बरस गुजर गए। बिल्कुल। तो लेकिन मैंने किताब लिखने के में हामी नहीं था कि कौन लिखेगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेंगे। फिर एक दिन मेरी मुलाकात फजल साहब से भी हो गई और क्यूम निजामी साहब भी वहां तशरीफ रखते थे। इन दोनों ने मुझे जोर से कहा कि आप किताब लिखें, ये मुहर्रिक है, ये भी मुहर्रिक है। और क्यूम निजामी साहब तो मेरे पीछे ही पड़ गए। इसके अलावा और मेरे एक रिश्तेदार थे, इकराम हक साहब, उन्होंने कहा कि इरशाद, तुम्हें किताब बहुत लिखनी चाहिए, तुम तारीख का एक हिस्सा हो, अगर किताब नहीं लिखोगे तो इसका जवाब देना पड़ेगा। तो उस जज्बे को मद्देनजर रखते हुए मैंने अपने ख्यालात के वो बात बीच में रह गई। इरशाद नामा नाम खूब है आपकी किताब और खूब जचा भी है। वो बात की है ना कि नाम ही इरशाद है। असल में होता ये कि इरशादात पे बात होती है कि आप इरशाद फरमाइए, और क्योंकि जज का कहना भी कि इरशाद होता है और बेसिकली तो लफ्ज़ शहादत से निकला है सर। तो सारी शहादतें बयान कर दी आपने। कोई ऐसी शहादत भी थी जिसके बारे में कहें कि नहीं आज इसकी तरदीद कर देनी चाहिए? मुझे तो कोई नजर नहीं आई, लेकिन अगर आपको कोई नजर आई तो बताएं। मैं बात ये है कि जब मुकदमे का फैसला हो जाए तो शहादत मोतबर हो जाती है। जी बिल्कुल सही है। तो फिर हम कह ही नहीं सकते कि आप इसकी तरदीद की जाए। लेकिन भारत किताब बहुत, मैं समझता हूँ आपने बर वक्त लिखी, अच्छी लिखी, और ये किताब निशान मंजिल है स्पेशली नौजवान वकीलों के लिए।
जिन्होंने आगे चला। तो आपने वकालत के बारे में बताया कि कैसे आपने वकालत शुरू की और कैसे वकालत शुरू और कैसे वकालत करते हैं। और आजकल जो कुछ हो रहा है उसके लिए भी मैं समझता हूँ कि उनके निसाब में शामिल कर देनी चाहिए कि एक जज कैसे सोचता है। जैसे जस्टिस गांधी कहते थे एक जज मुस्कुरा भी नहीं सकता, तो हम कह सकते हैं कि एक जज सोच भी सकते हैं। और साथ आप किताब पेश कर दीजिए। अच्छा, मैं पूछना ये चाहूँगा कि जैसा हमने अपने इंट्रोडक्शन में कहा पर्सनैलिटी मिरर भी इस प्रोग्राम का नाम है, उस हवाले से ज़रा बताइए, अपनी शख्सियत के हवाले से, अपनी पैदाइश के हवाले से, किस तरीके से आप इंडिया से माइग्रेट करके पाकिस्तान आए और फिर तालीम के हवाले से और जज बनने तक का मुख्तसर वो हमें ज़रा खुलासा बता दीजिए। फजल अमान साहब, ये किस्सा दर्दनाक भी है और काबिल रश्क भी। अल्लाह ताला का मुझ पर बहुत रहम व करम है कि आज मैं जिस मंदिर पे बैठा हूँ ये सब करम तेरा है आका के बाद अब तक बनी हुई है। मेरी वालदा का इंतकाल 1945 में हुआ और माह रमज़ान का पहला दिन था और तारीख वक्त। नेक और परहेजगार खातून थी। उनके मरने के बाद अजीज वकारब ने कहा वालिद साहब से कि आप दूसरी शादी कर लें, बच्चों को कौन संभालेगा। हम उस वक्त 4 भाई और 5 बहनें थी, लेकिन वालिद साहब ने कहा कि नहीं, मैं इनको संभालूंगा, संभालने वाला तो अल्लाह है, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। लेकिन घर को तो चलाना था, तो गृहस्थी के लिए ये फैसला किया कि जो हमारे मंझले भाई थे औरंगजेब खान, और वो तहरीक पाकिस्तान के भी गोल्ड मेडलिस्ट थे और पार्टीशन से पहले वो सेक्रेटरी जनरल थे मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन यूनियन के हैं। उनके साथ थे अपने शहीद आलम, ज़ोर आलम शहीद, अच्छा, वो भी उन्हीं के साथ थे। हाँ, और अंसारी साहब एक होते थे, वो भी उनके साथ थे। और कासिम साहब CSP थे, वो भी साथ थे। तो जब उनका कि चले फिर बटाले चलते हैं, क्योंकि हम रहने वाले बटाले के हैं, और वहाँ जाके भाई औरंगजेब की शादी करते थे। वाले साहब ने ये फैसला किया। तो वहाँ जब पहुँचे और शादी की तारीख मुकर्रर हो गई 28 दिसंबर 1946, उन्हें निमोनिया हो गया। तो सबने ये कहा कि शादी को आप मुलतवी कर दें। तो वो बड़े डिसिप्लिन के बड़े पाबंद थे और बड़े, मैं ये तो इसलिए तो नहीं कह रहा कि मेरे वालिद थे, लेकिन वो बड़े एक नामी गरामी अफसर थे। हिंदुस्तान में वो असिस्टेंट सेक्रेटरी थे पॉलिटिकल डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, जैसे आजकल फॉरेन ऑफिस है, और तमाम हिंदुस्तान की रियासतों को एडमिनिस्ट्रेटिव डिवोटीज करते थे। तो उनका कि नहीं, शादी मुलतवी नहीं होगी। तो हमारे एक कजन थे, वो उनके पास, उनका सब जाओ, मुझे कुछ नहीं होता। तो यूं ही जोली आई और चौखट पे रखी गई, उनका इंतकाल हो गया। तो अब ये देखें, मैं आपको ये इसलिए बताना जरूरी समझता था कि 45 का वालिदा का इंतकाल हो गया, 46 को वालिद का इंतकाल हो गया, जो उसके बाद 8-9 बरस का था। और फिर क्योंकि वालिद साहब की बहुत शोहरत थी, तो भाई साहब हालांकि उस जमाने में पढ़ रहे थे मेडिकल में, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये फैसला किया कि उनकी जगह इनको कोई जॉब दे दी जाए, और वो भी फॉरेन ऑफिस में चले गए। अब बाकी सब लोग जो थे हम बिखर गए, कोई बहनें किसके साथ चली गई, छोटे भाई किसके साथ चले गए, और मैं और मेरी छोटी बहन शहवार, दुर्रे शहवार, वो भाईजान औरंगजेब के साथ हम दिल्ली चले गए। वहाँ उन्हें मुलाजिम मिल गई। कुछ अर्से के बाद उन्होंने मुलाजिमत छोड़ दी, क्योंकि वो एक सियासी वर्कर थे, वो एक वाहिद शख्सियत थी जिनकी सब लोग बहुत इज्जत करते थे, लेकिन उन्होंने कोई अपनी अलॉटमेंट है या ज़मीन है ये वो कुछ नहीं की, और एक गुर्बत की हालत में। और लेकिन पाकिस्तान की खातिर हर चीज़ को पान करने को तैयार था। उसने कहा कि नौकरी नहीं करता मैं, वापस आ गए, लाहौर आ गए। लाहौर में उन्होंने रिकी ब्रदर्स के नाम से एक फर्नीचर की दुकान खोली मैकडो रोड पे, और वहाँ मैं और मेरे बड़े भाई थे ज़हूर हसन खान, वो बहुत जीनियस थे लेकिन कम गो थे। वो FSC में पढ़ रहे थे, तो भाई साहब ने कहा कि आप दोनों दुकान पे काम करें, और वो सियासत में थे, तो हम दोनों दुकान पे काम करते थे। उनको सफाई सुई करनी, दुकान झाड़ू पोछ करनी, और
कोई ग्राहक आए तो उनको डील करना। और मुस्लिम मॉडल स्कूल में मैं पढ़ता भी था। तो मैंने एक दिन भाई साहब से कहा कि अभी मैं तो दुकान पे नहीं बैठूंगा और मैं पढ़ना चाहता हूँ। कहा हमारे पास तो इतना नहीं कि तुम पढ़ना, कि तुम काम करो, कारोबार में शामिल हो। तो मैंने बगावत की। तो सबसे पहले तो मैं अपने प्रिंसिपल के पास गया, अब्दुल अजीज उनका नाम था, ये जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखते थे और ये मरहूम डॉक्टर महबूब हक के वालिद थे। और मैं सदर था बज़्म अदब का, मैं यानी फाउंडर प्रेसिडेंट था। तो मैंने अजीज साहब से कहा कि सर मैंने पढ़ना नहीं, मैं आपको सलाम करने के लिए आया, मैंने पढ़ाई छोड़ दी। तो एक बड़े अच्छे उस्ताद थे, उन्हें बड़ी हैरत हुई कि शायद साहब आपने पढ़ाई क्यों छोड़ दी। तो शुरू से मेरी शख्सियत ऐसी है कि मैं अपने कामों में दखल नहीं देना चाहता किसी को। तो मैंने उनको कहा कि सर इससे आपसे क्या ताल्लुक है? हाँ? ये तो मेरा जाती मामला है, आप क्यों मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं क्यों छोड़ी? मैंने नहीं पढ़ना। बड़ी हैरान हुए, मेरी तरफ देखने लगे और आधे मिनट के बाद कहे कि इरशाद, अगर तुम फीस नहीं दे सकते तो हम तुम्हारी फीस माफ कर देते हैं। मैंने फिर भी मुंह बनाया। उनका अगर तुम किताबें नहीं खरीद सकते, कापी पेंसिल, तो वो भी हम दे देते हैं। तो मैंने कहा जनाब, मैंने आपसे अर्ज की है ना कि मैंने पढ़ना नहीं है, मुझे पढ़ाई नहीं करनी। तो मुझे याद है उन्होंने मुझे कुछ चुटकी काटी, जोर से मेरा हाथ बोला। उनके आप क्या बात हुई कि तुम्हें हम किताबें दे रहे हैं, तुम्हें फीस तुम्हारी माफ कर रहे हैं, फिर तुमने क्यों नहीं आना? तो बच्चा जो होता है मासूम होता है, सच्चा होता है। जरूरत मुझे बहुत थी। तो मैंने कहा कि आप मुझे मेरी फीस तो माफ कर देंगे, किताबें भी मुझे दे देंगे। आधी छुट्टी होती कि नहीं होती? हाँ होती है। तो मैंने कहा उसमें सारे लोग खाते पीते, कोई नान खा रहा है, कोई चने खा रहा है, मैं क्या खाऊंगा? वो मुस्कुराए और कहने के जनाब आपको 10 रुपये हम फीस वो देंगे। रेड क्रॉस फंड था कि क्या फंड था कि 10 रुपये बोल देंगे, चलिए फिर मैं पढ़ लेता हूँ। तो इस तरीके से मैंने अपने 10वीं किया। तो जब मैंने 10वीं जमात पास की तो मैं अपने चचा के पास गया। तो हमारी जो जायदाद थी पार्टीशन से पहले वो चचा के नाम थी। वाले साहब ने कभी उनसे पूछा भी नहीं था। मेरा ये ख्वाहिश थी कि मैं भारत लॉ करूं, क्योंकि मैं कायदे आज़म के नक्शे कदम पर चलना चाहता। बचपन से मुझे कायदे आज़म से बड़ा उन्स था। वो मैं वाकया आपको बाद में बताऊंगा। तो हम उन्हें डॉक्टर कहते थे, वो डॉक्टर होम्योपैथिक थे। तो मैं कहा डॉक्टर साहब मुझे आप इंग्लैंड भेज दें, मैंने भारत लॉ करना। उस जमाने में मैट्रिक करता था, आज भी शायद FA के बाद आप बाहर कर सकते हैं, यानी ग्रेजुएशन वॉज नॉट ए कंडीशन। तो उन्हें कहा कि भाई तुम क्यों करते हो, पढ़ाई क्यों कर रहे हो तुम्हें नौकरी करवा देता हूँ, 50-60 रुपये तुम्हें मिल जाएंगे महीने के, वही घर पे खर्च करो। मैंने कहा नहीं, मुझे आपको नौकरी करनी और मेरा हक है, आप मुझे पढ़ाएं। उससे अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारी शादी करवा देता हूँ। तो मैंने उनको कहा कि डॉक्टर साहब, मैं जो अल्फाज इस्तेमाल किया, मैं कहा डॉक्टर साहब ताकि माँ तुम्हारी हुई है, मैं आपको कह रहा हूँ मैंने पढ़ाई कराएं, आप कह रहे हैं मेरी शादी करवाएं। मेरी शादी कहाँ करवाएंगे आप? उनका कि मुबारक बशीर साहब के यहाँ करवा देते। वो लैंड लॉर्ड थे, अच्छी साहब थे, हमारे अजीज वकारत थे। मैं कह नहीं। घर जब मैं वापस गया तो मैंने सोचा कि चाचा ने बात तो सही कही है, मेरी शादी कौन करवाएगा? मैं तो यतीम बच्चा हूँ, भाई हैं, वो अपने सारे मामलात में उलझे हुए हैं। तो मैं उनके पास दोबारा गया दूसरे रोज। तो मैंने कहा मेरी शादी करवा दें। उनका कि बेवकूफ़, वो तो मैंने तुम्हें टालने के लिए कहा था। मैं कह नहीं, आप मेरी इज्जत नफ्स से नहीं खेल सकते, आप जाएं और जाके पैगाम दे के आए। मैंने उनको मजबूर किया, वो पहुंच गए। मैं उस जमाने में 10वीं में पढ़ता था, 10वीं पास कर ली थी, FA में जाता था। तो उनका कि भाई अभी तो छोटा है, हम अपनी अजीज अकारब हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे अच्छा कौन है, लेकिन कुछ पाँव पे तो खड़ा हो जाए, BA कर ले,
उसके बाद फिर देखेंगे वो करके। मैं उसके बाद कॉलेज में गया FC गवर्नमेंट कॉलेज में। जमाने में गवर्नमेंट कॉलेज में फर्स्ट डिविजनर्स को भी दाखिला नहीं मिलता था, बड़ा स्ट्रिक्ट होता था। बेकायदा एक बोर्ड बैठता था, बोर्ड बेकायदा इंटरव्यू करता था, उसके बाद मार्क्स होते थे लड़के के। मैं पहुंच गया वहां पर। उन्होंने कहा कि हम आपको क्यों दाखिल करें, आप तो सेकंड डिविजनर हैं। लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैंने मुबाइसों में हिस्सा लिया, मैं बस में अदर सेक्रेटरी था, प्रेसिडेंट था, मैं ये था वो था। मैंने अपने सर्टिफिकेट वगैरह उनको दिए थे, इसलिए जो मैंने प्राइजेस विन किए थे। उसके चाहे आप जाएं। तो मैं जरूरत की बात कर रहा हूँ, खुदाबंदी होती है। तो मैंने कहा नहीं, मेरी एक शर्त है कॉलेज में दाखिला लेने के लिए। वो सारे मुस्कुरा पड़े। अच्छे जोर से प्रोग्राम बनाया था कि मैं कराची जाऊंगा, मेरे भाई कराची रहते हैं, और वह मैं हवा बंदर की सैर करूंगा, मैं क्रिकेट जाऊंगा। पैसे मेरे पास हैं और मैंने सूट सलवाना है, मैंने सैर करनी है। तो अगर आपने मुझे दाखिल करना है तो मुझे 3-4 महीने की मोहलत देना फीस देने के लिए। मुझे फीस पे रियायत नहीं चाहिए। मेरी बेइज्जती मत करना, क्योंकि होता है कि जो लोग दाखिल हो जाते हैं तो नोटिस बोर्ड पर उनका नाम आ जाता है कि 3 दिन के अंदर आप पैसे जमा करवाएं, वरना आपका नाम खाली करके मेरे साथ ये ना करना। हाँ, वो एक टीचर थे सादिक साहब, डॉक्टर सादिक, अंग्रेजी के बड़े अच्छे प्रोफेसर थे। उन्हें बहुत गुस्सा आया कि कैसी की बातें कर रहा है। तो उन्हें बड़े गुस्से से कहा कि गेट आउट। मैं बाहर निकला। तो दोस्तों ने कहा कि बेवकूफ, तुमने क्या किया, तुमने अपना रोना पीता चुप कर दिया। यहाँ फर्स्ट डिविजनर्स को दाखिले नहीं मिल रहे और तुम अपना शर्तें दे रहे हो, यहाँ पर क्या है। दूसरे दिन मेरा नाम आ गया और वही जो उनका था कि 3 दिन के अंदर फीस जमा कराए। तो मैं अपने प्रिंसिपल के पास गया। तो मैंने कहा जनाब, आपको क्या हक पहुंचता कि मेरी बेइज्जती करें आप। उस जमाने में बड़े शफीक उस्ताद होते थे। तो काजी असलम साहब थे, वही वॉज द एक्टिंग प्रिंसिपल। तो उन्हें बड़े शुगुफ्ता अंदाज में उससे कहा कि बेटा, मैंने तो आपको कुछ नहीं कहा, क्या बात हुई। मैंने कहा मैंने आपको कहा नहीं था कि मेरी शर्त है, और मुझे 4 महीने का पीरियड दे, नोटिस बोर्ड पे आप मेरा नाम लगा दिया आपने। तो क्या लोग थे, दामन न छोड़ दें तो फरिश्ते वुजू करें। कहने के इरशाद, गलती हो गई, माफ कर दें, प्लीज माफ कर दें। तो हमारे जिन लोगों ने स्कॉलरशिप ली उनको भी हम छुट्टियों के बाद स्कॉलरशिप देते हैं, तो हम आपकी आधी फीस माफ कर देते हैं। हाँ, क्योंकि हमने गलती कर दी। आपने, मैंने कहा नहीं, मैं अपना प्रोग्राम नहीं मैंने अपसेट करना, वो मैंने पैसे मेरे पास हैं, लेकिन मैं जाऊंगा सैर करने के लिए। तो इस तरह वहाँ पे मैं वहाँ मैं सेक्रेटरी हो गया। आई वॉज इलेक्टेड सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज यूनियन। खैर, पढ़ाई की। जब BA का इम्तिहान दे दिया तो वो एक प्रिंसिपल थे, सराजुद्दीन, प्रोफेसर सराजुद्दीन, बहुत बड़े यानी एजुकेशनिस्ट थे। उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा एक सर्टिफिकेट दिया। मैं कहीं मैंने कहीं नौकरी करूँ, 4 महीने काम करूँ। तो मैं बचपन से काम करता था। जब मैं पाकिस्तान में आया तब भी मैं काम करता था कि बच्चों को पढ़ाता था, 5-5 रुपये ले लिया, रेडियो पाकिस्तान चले गए, स्कूल प्रोग्राम्स में हिस्सा लिया। तो मैं सेल्फ कंटेन था। तो उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट दिया, मुख्तसर ये उस पर लिखा कि ये बहुत सोबर है और सेन है और इंटेलिजेंट है, सोल सपोर्ट। तो वहाँ एक जॉब निकली AG ऑफिस में, असिस्टेंट अकाउंटेंट। BA पास होना उसकी लाजमी शर्त था। तो मैंने कहा जी मैंने BA तो नहीं हूँ, मैंने इम्तिहान दिया हुआ है, तो मैं आ गया हूँ। उन्होंने जब सर्टिफिकेट मेरा देखा तो उन्होंने हवा में उड़ा दिया कागज मेरा, जो सर्टिफिकेट था। उन्होंने कहा तुम ये सर्टिफिकेट लेके आए हो नौकरी के लिए, निकल जाओ यहाँ से, तुम इस काबिल नहीं कि तुम्हें कोई जॉब मिले। तो वो उनका जलाल था और मोहब्बत था, मोहब्बत थी उनकी, जलाली इंसान थे। तो जब मैं निकला कमरे से बाहर तो उन्होंने फिर मुझे बुलाया। उनका कि इरशाद, मैं तुम्हारे माथे पे कुछ देख रहा हूँ और तुम्हारे माथे पे ताज पहना हुआ है, तुम तो बहुत बड़े आदमी बनोगे। तो मैं नहीं चाहता कि तुम क्लर्क बनो और तुम्हारा जो है बायोडाटा खराब हो। तो ये पार्ट टाइम आप काम करते रहो।
खैर वहाँ चले गए, बुरा भला करते उनका से बाहर गया तो देखा कि ग्रीनलेस बैंक हाई कोर्ट के सामने बिल्कुल, वहाँ मैं गया। तो मैंने कहा कि मैं काफ़ी एक्टिव था, स्मार्ट था बचपन में। तो मैं जब पहुंचा तो मैनेजर था, अंग्रेज था वो। तो यस व्हाट कैन आई डू फॉर यू। मैं कहा आई हैव कम फॉर ए जॉब। तो नाराज हो गए, कहते वी डोंट ऑफर जॉब्स टू स्टेजर्स, हाउ डेयर यू कम टू माय रूम। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने उसी वक्त इरादा किया अल्लाह पर भरोसा करके कि आज शाम मगरिब से पहले पहले मुझे नौकरी मिलनी चाहिए और मिलेगी। और मैं निकल पड़ा बाहर, माल रोड पे चला। आगे ही क्या तो एक बेग्स वो कॉर्नर बनाता था, कमीज़ें बनाता था, उसकी दुकान थी। मैंने कहा नहीं मैं यहाँ नहीं काम करता। आगे आया तो दैदी फोटोग्राफर, मैंने कहा नहीं यहाँ भी काम नहीं करता। फिर वो आगे दुकान उसकी एक दवाइयों वालों की, फिर क्विक क्लीनर आ गए, कुछ और दुकानें आ गई। मैं सबको इनकार करता गया। मुझे ऑफर नहीं हुई थी अपने तौर पर। मैं नहीं, मैं नहीं काम करता, मैं नहीं करता। वो ग्रीन रोड हॉल रोड का चौक आ गया, वहाँ पार गए। फिर वहाँ रूरल फोटोग्राफर आ गया, फिर शहजान आ गया। तो मैंने कहा ये अच्छा है, यहाँ पे शहजान पे काम। मैंने कहा नहीं यहाँ भी नहीं काम करते। बाटा शो करते करते माल रोड खत्म हो गई। माल रोड जब खत्म हो गई फिर फिरोजसंद आ गया। मैंने कहा यहाँ काम कर लेता हूँ, ये ठीक है, कल से आज मगरिब से पहले यहाँ पर काम शुरू कर दूँगा। वहाँ मैं गया तो वहाँ पे एक अब्दुल हमीद साहब थे, वो डायरेक्टर भी थे, जनरल मैनेजर थे, मालिक थे फिरोजसंद के। वो अपना कमरा दुरुस्त करवा रहे थे, डेकोरेशन हो रही थी कमरे की, और सादा इंसान थे। उस जमाने में शलवार कमीज कोई नहीं पहनता था, गरीब लोग पहनते थे। तो मैंने कहा कि मुलाजिम होगा। तो मैंने बड़ी अपने रोबदार आवाज में कहा कि किधर है तुम्हारा मालिक। तो उन्हें बड़े तहम्मुल से बोले, बड़े अच्छे लोग थे पुराने, यानी उस जमाने में शुरू में बुजुर्ग होते थे, वाकई क्या इंसान थे। तो उनका कि बेटा मालिक तो अल्लाह है, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हुआ। तो मैंने कहा जनाब मैं जॉब के लिए आया हूँ। कभी हमारे पास तो कोई जॉब नहीं है, हमने तो प्रिंटिंग प्रेस पहले वहाँ शहर में था, शेर वाला दरवाजे में, अब यहाँ है तो हम एक रिटायरमेंट कर रहे हैं। तो कमरा अपना सेट कर रहे थे और उनके साथ एक पीएन था, चपरासी था, नायब कासिद था। तो मुझे उनकी सेटिंग पसंद नहीं आई और मेरा कोई ताल्लुक नहीं था। तो मैंने नायब साहब को डांटा उन्हीं के कमरे में। मैंने कहा ये तरीका चीज़ें लगाने का, उठाओ यहाँ से सोफ़ा। एक तरफ से मैंने सोफ़ा पकड़ा, एक तरफ से उसने सोफ़ा पकड़ा और मैंने उनका कमरा सेट किया। और कमरा सेट करने के बाद अच्छा अस्सलाम वालेकुम, मैं कहा आप रुक जाए, आप सुबह जाके मैनेजिंग डायरेक्टर से मिले हमारे से, डॉक्टर वहीद, वो बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट थे। दूसरे दिन उनके पास गया तो उन्होंने कहा कि देखें हमारे पास तो कोई जॉब नहीं है, ये एक तजारती अदारा है, लेकिन मेरे भाई आपसे इम्प्रेस पड़े हुए हैं और आपकी जरूरत से, हाँ, और आप जा गए वहाँ जाके कमरा। तो हमने एक लेडीज रिसेप्शनिस्ट रखी थी इस्तकबालिया के, खातून को रखना था। अगर आप कहें तो मैं आपको रख लेता हूँ, जब मैं काम करूँगा। कहेंगे कि आप कितने पैसे आपको चाहिए। मैंने कहा आपकी हैसियत क्या है उसके मुताबिक दे दें। तो गारबन 150 रुपया, ये कितने पे, या 160 रुपये पर मुझे रख लिया। तो कहने कि आप ड्यूटी पे कब आएंगे। मैंने कहा जी मैं तो कल शाम का आया हूँ, मगरिब से पहले मैंने कहा था कि मैं आऊँगा। उनका आपको किसने कहा था। क्या मैंने खुद अपने आप को कहा था कि मैं आज शाम को 6 बजे से पहले मुझे काम करना। तो मुस्कराए था, मैं वहाँ पे दाखिल हो गया। उसके बाद मैं 1 आध महीने पे मैं पूरा, उनसे मेरे इतने ताल्लुकात हो गए कि वो मुझे अपने ख़ानदान का फर्ज समझते थे और हर फंक्शन पे मैं जाता था। 4 महीने के बाद मेरा रिजल्ट निकला है बीए का। तो फिर मैंने इस्तीफ़ा दिया। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, मैंने कॉलेज में जा रहा हूँ। उनका कहते नहीं आप जा नहीं सकते, आप पार्ट टाइम काम करें हमारे यहाँ और पढ़ाई भी करें। तो मैंने कहा मैं पार्ट टाइम काम बतौर इस्तकबालिया के तो नहीं करूँगा, मुझे फिर आप अपना पब्लिक रिलेशन ऑफिसर बना दें। हम आपको बना लेते हैं। मैं क्या मैं 150 रुपये पे काम नहीं करूँगा, मैं 450 रुपये लूँगा महीने का। उनका 450 रुपये लेता हूँ, क्योंकि मैं सारे काम उनके फ़ोनों पे कराता था। वाकफियत उनकी थी और स्ट्रेटजी मेरी थी।
इतना मैंने अपना वो किया। तो इससे पहले मैं बता रहा था कि कायदे आज़म से एक उनसे जो थी कि दिल्ली में जब मैं था तो उस जमाने में मेरे भाई साहब थे, मेरे तायादाद भाई, सईद ज़करिया उनका नाम था। तो उनको ठेका मिला था लाउड स्पीकर का, और कायदे आज़म ने जलसे को एड्रेस करना था गोलबाग में। मैंने कहा मैं भी जाऊंगा, मैं कायदे आज़म की ज़ियारत करने। चलो तुम भी चलो मेरे साथ। तो हजारों आदमी वहां बैठे थे, खड़ा के भरा हुआ था हॉल, अपने मैदान जो था। मुझे एक तरफ कोने में बिठा दिया उन्होंने। इतने में कायदे आज़म तशरीफ लाए। जो ही कायदे आज़म तशरीफ लाए जलसे में, मैंने हजारों कतार रोना शुरू कर दिया। मैं रो क्यों रहा था? मेरी एक मोहब्बत, एक उनसे से मुझे ये ख्याल था कि मुझे बड़े धक्के लगे यहाँ आने में। ये हमारा लीडर इतना पतला दुबला है, ये घर कैसे पहुंचेगा? इसको धक्के लगे तो मर जाएगा। तो मैं रो रहा था। इतने में भाई साहब आए। उनका क्या, मैं क्या, उनका फिक्र ना करो, वो नहीं, तो अपना आप संभालो। तो आप देखें कि उनसे क्या एक ताल्लुक था। फिर मुझे बड़ा शौक हुआ कि मैं उनसे मिले, मुलाकात करूँगा। तो स्कूल में जब हम पढ़ते थे तो हम 5-7 बंदे लड़के, 4 या 5 बंदे लड़के थे, मिल के हम कायदे आज़म के पास गए मिलने के लिए, और हमने 10 रुपए इकट्ठे किए। और वो बाद में पता लगा कि वो कोई अंदर उनको पैगाम पहुंचाया कि लड़के आए हैं आपसे मिलने के लिए स्कूल के। तो वो एक ताज़ियाती प्रोग्राम अपने पैगाम लिखा रहे थे। तो बाद में ये मालूम हुआ, वालिद साहब ने बताया कि उस दिन मलिक बरकत अली का इंतकाल हुआ था। तो गालिबन ये 45 की बात थी, फिर मलिक बरकत अली का इंतकाल हुआ था। तो वो पैगाम लिखा रहे थे, लेकिन उन्होंने पैगाम लिखाते लिखाते हमें बुला दिया। और बुलाने के बाद कायदे आज़म ने कहा, पूछा हमसे कि आप किस कॉलेज में हो, मीडिया ऑफिस सेक्शन क्या, जो हमें टूटी फूटी आती थी अंग्रेजी हमने बोली। तो उनका क्या, यू वेट आउटसाइड। तो हमने कहा हमारी तस्वीर खिंचाएं हमारे साथ। उनका आप बाहर बैठे हैं। तो बाहर एक बेंच पड़ा हुआ था, जैसे पुराने जमाने में होते थे बेंचेस, खूबसूरत गार्डन में होते थे, घरों पे तो हमने देखे नहीं थे। उनका बहुत बड़ा मकान था। तो कायदे आज़म और मोहतरमा फातिमा जरा तशरीफ ले आए। तो एक तरफ कायद बैठ गए, बाएं तरफ फातिमा जना बैठ गई, और उनका कि पीछे आप खड़े हो जाएं अपने बेंच के पीछे। तो मैंने कायदे आज़म से कहा कि नहीं, मैं दरमियान में बैठूंगा। मुझे नहीं पता था मैं किस हस्ती से बात कर रहा हूँ। बहुत मामूली से मुस्कुराए, उनका और राइट सीट मिल गई। तो मैं बदनसीबी से, वो कैमरा भी उन्हीं का था, फोटोग्राफर भी उन्हीं का था, तस्वीर भी हमें मिली बाद में, लेकिन वो बदनसीबी से वो सरमाया, जिंदगी का सबसे बड़ा जो सरमाया था वो वहीं रह गया। तो वहाँ एक क्या जोश था। कायदे आज़म ने तकरीर की जो मुझे अब तक याद है, उसके चंद एक अल्फाज। उस जमाने में बंगाल का इलेक्शन हुआ था। तो कायदे आज़म ने ये तकरीर की कि मुसलमान भाइयों अस्सलाम वालेकुम, बंगाल में हम 5 वोट रखा, 5 का 5 उठा दिया। हिंदू लोग हमारे पीछे हाथ मुंह धो के पड़ गए। हम बोला पाकिस्तान बन के रहेगा, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो इस क्या लोग थे, क्या जोश था बात देखिए। तो ये तो मुख्तसर आपकी देखे कि शुरू से मुझमें ये एक हिम्मत थी कि मुझे कुछ बनना है। खैर पाकिस्तान जब आ गए, फिर यहाँ हुए। तो जब मैंने अपना LLB कर लिया, तो फिरोज चंद वालों ने मुझे फिर बुलाया। उनका कि आप हमारे यहाँ फुल फ्लैज मुलाजिम बन जाए और हम आपको 600 रुपये महीना के देंगे। यानी ये बात है 52 की। आप जानिए कि 600 रुपये की बहुत बड़ी रकम होती थी। तो मैंने कहा नहीं, मैं 600 रुपये नहीं लूँगा, मैं 1000 रुपया लूँगा। और मेरी एक शर्त है कि आप मुझे 5 साल तक निकालेंगे नहीं, चाहे मैं कुछ भी करूँ। क्या ऐसा तो नहीं होता कारोबार में कि आप कुछ भी करें। तो खैर मैंने वहाँ नौकरी नहीं की, तो मैं अपने वकालत में चले गया। वकालत में चले गया तो मेरा कोई ताल्लुक नहीं था वकालत से। एक कायदे आज़म से लगाव जरूर था, हमारे बार से था कि मैं बनूँ, लेकिन मैं कुछ जानता नहीं था।
तो मैंने जब लॉ कर लिया तो उस ज़माने में 2 साल का कोर्स होता था और 6 महीने की अप्रेंटिसशिप करनी होती थी। तो एक थे जस्टिस जान, नहीं उनका नाम था जान उनका नाम था, शेख जान हुसैन। तो उनके यहाँ मैं, वो फौजदारी के बड़े माहिर थे, उनके यहाँ मैंने अप्रेंटिसशिप ज्वाइन कर ली। तो मुझे उन्होंने कहा, पहले दिन ही कहा कि जाओ जाके फूड एक्ट लेके आओ। फूड एक्ट कहाँ से बाजार जाऊँ? मैं कहाँ से फूड एक्ट लेके आऊँ? उनका तुम्हें नहीं इतना आती है, किताबें लाइब्रेरी पढ़ी, फूड एक्ट निकालो यहाँ से टीचर्स का। मैं इधर तो देखते रहा, मुझे कुछ समझ ना आई फूड एक्ट कहाँ पढ़ा भी क्या नहीं। पहला ही दिन था मेरा। उन्होंने कहा कि स्टैचूज में देखें, तो मैंने सेंट्रल स्टैचू निकाला, तो मैंने कहा जिसमें कोई नहीं। उनका मैं पंजाब फूड एक्ट प्रिंसेस स्टैचूज में होगा, सेंट्रल में नहीं होता। अच्छा एक चीज देख लो, तुम वकील नहीं बन सकते, तुम इस काबिल नहीं हो। बहुत सख्त मिजाज आदमी थे, सख्त। अपने कमरे में बैठते थे, उनका मुंशी घर उठ जाता था तो घंटी देते थे कि मुंशी साहब आप कुर्सी के क्यों उठे। है अब एक दिलचस्प वाकया भी सुना देता हूँ आपको। तो पहले दिन जब मैं उनके साथ गया हाई कोर्ट में, तो वहां जस्टिस बशीर शेख थे, शेख बशीर अहमद। तो उनको आदत थी, वो अपने आंखों से यूं करते थे, यूं करके शीतल यूं करते थे। तो मैं पहले दिन जाके उनके कोट, काला कोट पहन के, पहली रोज होती सीनियर्स की, वहां जाके बैठ गया और वो मुकदमे शुरू हो गए। तो वो अपनी आदत के मुताबिक यूं करें। मैं ये समझा मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं फैसला क्या करूं। तो मैं कभी यूं कर दूं, कभी मैं यूं कर दूं, मुझे सकता है। जो बाहर निकले तो मुझे शेख जान हुसैन ने बड़ा डांटा कि तुम क्या कर रहे थे, तुम्हें कोई तहजीब नहीं है। मैंने कहा सर क्या हुआ, कि तुम क्यों अपनी गर्दनें यूं हिलाते थे। मैंने कहा सर वो तो मुझसे पूछ रहे थे जज साहब कि मैं फैसला क्या करूं। तो जो मेरी समझ में आता था उसके बाद मैं ये जो मैं कहता था यूं कर दो, मैं यूं कर देता, जब मुझे समझ नहीं आता था मैं कहता नहीं इसको डिस्कस करो। तो ये देखिए ना कि अल्लाह ताला ने कहाँ से कहाँ पहुँचाया। फिर उसके बाद फिर मैं एक मुकदमा मुझे मिला। उस मुकदमे के सिलसिले में उस ज़माने में सेशन जज थे हमारे जस्टिस जमीर असगर। तो मेरे पास मुकदमा ही कोई नहीं था, ना मुझे कोई वाकफियत थी मेरी। तो मैं जमीर असगर के पास गया। तो मैंने कहा कि जी मैंने, वो सेशन जज थे, वो हाई कोर्ट के जज भी बने, बड़े अपराइट आदमी थे और जुर्रत वाले बंदे थे। मुझे समझ नहीं थी, मैं भी सीधा साधा आदमी था लेकिन जुर्रत वाला था बचपन से ही। तो मैंने कहा कि मेरे पास मुकदमा कोई नहीं है, आप सेशन जज हैं, तो आपका फर्ज है मुझे मुकदमा दिलाएं। तो मुस्कुराए, कहेंगे अच्छा मैं आपको मुकदमा दिलाऊं। मैंने कहा सर मैंने ये सुना है कि टाउटों के जरिए मिलते हैं मुकदमे, तो आपके कोई टाउट वाकिफ है? मैं सर नहीं कोई क्या हूँ। वो हंसने लगे, मुस्कुराए, जोर से मुस्कुराएंगे, बड़ा सीधा था आप ये कहेंगे टाउट में, हमारे पास टाउट नहीं होते। तो मैं तो सेशन जज से बात करिए, आपका फर्ज है, मैं वकील हूँ, मेरा केस कोई नहीं। उनका अच्छा मैं ऐसा करता हूँ कि आपको गवर्नमेंट की लिस्ट पे लगा देता हूँ। तो गवर्नमेंट की लिस्ट पे लगा दिया, तो वहाँ पे जो मर्डर केस था उसका 25 रुपये रोज मिलते थे, और जो आम केसेस थे उसके भी कोई 25 रुपये 50 रुपये। तो मेरे पास एक ट्रांसपोर्ट का केस आ गया। मैंने बड़ी मेहनत की, मैं महमूद अली कसूरी साहब के पास गया और वकीलों के पास गया कि तैयारी कैसे करनी है। जो मैं अदालत में पेश हुआ तो मैं जज साहब का नाम नहीं लेता, सिविल जज का, अल्लाह को प्यारे हो गए। तो उन्होंने कहा कि मैंने जब बहस की तो उन्होंने कहा कि आप इतनी बहस करने की जरूरत नहीं है, आप मान जाएं, ये उसको स्टे ऑर्डर देते आपकी मर्जी से। मैं कही मैं तो नहीं मानता। मैं शाम को जब घर पहुंचा तो मुखालिफ पार्टी जो मेरे दफ्तर में पहुंचे और उन्होंने पता नहीं कितने हजार रुपया, 3-4 हजार रुपया, 5,000 रुपया वो मेरी टेबल पे रख दिया और कहा कि ये लें आप और जबान बंद करें। मेरे दिल में एकदम ये ख्याल आया कि ये बंदा मुझे आज, मेरी 25 रुपये फीस है और ये 4,000 रुपया की, पता नहीं 5,000 या 3,000 कितना था मुझे याद नहीं पा रहा, ये मुझे दे रहा है। तो एक ऐसा वक्त आएगा मुझे फीस भी इतनी मिल जाएगी, मुझे क्यों पैसे दे रहा है, और मैं किस बाप का बेटा हूँ
जिसको एक मिठाई का तोहफा भी कोई नहीं दे सकता था, तो उनकी भी रूह परेशान होगी। तो मैंने इनकार कर दिया। उसने कहा अच्छा अब इसका इंजाम तुम देखो क्या होगा, और कल से तुम लिस्ट पे नहीं रहोगे। दूसरे दिन मुझे नोटिस आ गया गवर्नमेंट से कि आप को लिस्ट से खारिज कर दिया गया। अल्लाह का नाम लेके मैंने कहा अच्छा मैं जाता हूँ, देखता हूँ कौन है सोलिसिटर। तो डिप्टी सोलिसिटर थे, बहुत नेक आदमी थे और बड़े अपराइट थे, एजीएन काजी। अच्छा। वो भाई थे काजी साहब, एक और काजी थे, वो मेंबर वाटर थे बापटा में, वो बड़े अपराइट आदमी थे, सिंधी थे। तो वो दरवाजा मुझे चिक लगी हुई थी उस जमाने में। उस जमाने में खसखस की टुटियाँ लगती थी शुरू में जब पाकिस्तान बना, तो चपरासी में जनता ना जाने थे। वो बेल थी चपरासी, जब अंदर गया तो बैंक चेक खोल के अंदर चले गए। तो मैंने काजी साहब को कहा कि साहब बात यह है कि ये वाक़या हुआ, और वो मुझे थ्रेट दे के गया कि मैं तुझे निकाल दूंगा। इन्होंने मुझे निकाल दिया। तो उन्होंने कोई तहकीकात नहीं की और मुझ पर एतबार किया, और फौरन हेडक्वार्टर को बुलाया कि फाइल लाओ, और उस पर एक स्टैंडिंग ऑर्डर कर दिए कि गवर्नमेंट पंजाब, वेस्ट पाकिस्तान तो ज़माने में, कि वेस्ट पाकिस्तान में जितने भी केसेस होंगे ट्रांसपोर्ट के, इस लड़के को दीजिए। तो देखिए अल्लाह ने कैसे, और मैं बड़ा उसमें बन गया।